हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं। किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल होने के लिए बेटा सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना। बिना मैनेजमेंट के कोई भी इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल का इंस्टीट्यूशन हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, कोई भी हो। तो मैनेजमेंट करना मस्ट है। मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं हम रेगुलरली। तो मैनेजमेंट में हमने बेसिक फंक्शंस देखे थे इसके। फर्स्ट प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। तो ये सारे बेसिक फंक्शंस है। वैसे तो मैनेजमेंट में और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम करते हैं, जिनको हम परफॉर्म करते हैं, बट बेसिक ये 5 फंक्शंस है जिनको हम परफॉर्म करते हैं एज अ मैनेजमेंट, एज अ प्रोसेस। ओके, तो हमने प्लानिंग पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप हमने जो प्लानिंग का था, फर्स्ट प्रोसेस जो मैनेजमेंट का है वो है प्लानिंग। और प्लानिंग हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में। लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने आप प्लानिंग से रिलेटेड बनाए थे। और प्लानिंग में आपने देखा था कि हमने ये डिसाइड किया कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और उन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव करेंगे। ये सब चीज़ें हमने प्लानिंग में डिसाइड की थी। अब जब आप ये डिसाइड कर चुके हो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपको उन्हें कैसे अचीव करना है, तो अब आपको उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और उन लोगों को आप लेके आने से पहले एक स्ट्रक्चर, एक लोगों का ग्रुप की सोच तैयार करोगे कि आपको किस तरीके से क्या क्या फंक्शन करवाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, उसके लिए कौन कौन से आपको लोगों की, एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है। देखिए, organizing can be defined as identifying and grouping different activities in the organization। फर्स्ट लाइन क्लियर कर रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होगी उन सबको आइडेंटिफाई करना और उन सब की ग्रुपिंग करना, उन सबको एक साथ लेकर आना। एक जो एक्टिविटीज़ एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है उनको एक स्पेशल ग्रुप में डालना। तो इस तरीके से सिमिलर फंक्शन से रिलेटेड, सिमिलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड अलग अलग ग्रुप्स बनाना। ओके, तो सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ग्रुप बनाना। एंड bringing together the physical, financial and human resources to establish more productive relations for achievement of specific goal of organization। प्लानिंग में आपने डिसाइड कर लिया कि क्या गोल है आपके, क्या ऑब्जेक्टिव है। अब उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवाओगे उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप बनाना और उसके बाद उनके लिए डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। कौन कौन से? फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना कि किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कौन से फिज़िकल, कौन से कितने फाइनेंशियल और कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम अपने डिसाइडेड गोल्स को अचीव कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एक्टिविटीज़ हमारी इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म की जाएगी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको उनकी ग्रुपिंग करना और ग्रुपिंग करने के बाद उनको फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल कराना, ताकि या डिसाइड करना ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो ये आपकी डेफिनेशन या मीनिंग था ऑर्गेनाइजिंग का। आगे देखिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ पूछी जाती है, तो आप अच्छे से समझिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट जो स्टेप है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हुआ कि हम ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं, हम किस तरीके से फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में होगी उससे कनेक्ट करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा प्रोसेस का वो रहेगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आपको याद है हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल था, फर्स्ट
फर्स्ट प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का, डिवीज़न ऑफ वर्क, और उसमें वो कहते थे कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड एवरी टास्क शुड बी डन बाय अ एक्सपर्ट। किसी एक एक्सपर्ट के थ्रू एवरी टास्क को कंप्लीट करवाना चाहिए। तो यही फर्स्ट स्टेप है हमारा इसका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, कि हमें क्या करना है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होनी है उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिवीज़न ऑफ वर्क के बेस पर करना है, कि अगर कोई भी स्पेशल टास्क या वर्क किया जा रहा है तो उस वर्क को कंप्लीट एक साथ किसी से ना करा करके उसे अलग अलग स्टेप में करवाया जाए, ताकि स्पेशल वर्क को स्पेशल पर्सन से कंप्लीट करवाया जा सके। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होगी और डिवीज़न ऑफ वर्क को यूज़ करके हम ये काम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इन अ बैंक एवरी इंडिविजुअल इज़ असाइंड अ जॉब। किसी भी बैंक में देखिए क्लर्क अलग होता है, कैशियर अलग होता है, पेमेंट लेने का काम अलग होता है, चेक्स के लिए अलग होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, बैंकिंग का वर्क हो रहा है, बट हर वर्क के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर रखा है ताकि स्पेशलाइज्ड रूप से वर्क हो सके, ताकि डिवीज़न ऑफ वर्क होकर वर्क स्पेशलाइजेशन से वर्क हो सके। तो ये है फर्स्ट स्टेप हमारा, कि आइडेंटिफाई करें कि क्या वर्क होना है और उस वर्क को डिवीज़न ऑफ वर्क के थ्रू, यानी उसको स्मॉल टास्क में डिवाइड करके और उसके हम आइडेंटिफाई करें कि कितने कितने फंक्शन हमें या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट देखिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जब हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने समझ लिया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ परफॉर्म होनी है, और डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने पूरे वर्क को एक ही पर्सन से कंप्लीट ना कराकर हमें उन्हें उसको टास्क में डिवाइड कर दिया। तो अब हम उसके बाद उनकी डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, यानी उनको डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, जो एक जैसी सी हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनको एक डिपार्टमेंट में डालेंगे। जो दूसरी है, जो सिमिलर अदर एक्टिविटीज़ है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट में डालेंगे। इस तरीके से डिपार्टमेंट मेंटेन करने का काम इस प्रोसेस के सेकेंड स्टेप में डिपार्टमेंटलाइजेशन में होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग में 2 टाइप ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। इसकी डिटेल अलग से आपको एक पूरा वीडियो मिलेगा और इसका अलग पूरा टॉपिक है। फंक्शनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि फंक्शन के बेस होकर डिपार्टमेंट बनाना, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो अगर फंक्शन पे बेस होकर अगर हम डिपार्टमेंट को फॉर्म कर रहे हैं तो वो हुआ फंक्शनल डिपार्टमेंट। डिविजनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है अगर हम प्रोडक्ट पे बेस होकर डिपार्टमेंट फॉर्म कर रहे हैं तो वो हुआ डिपार्टमेंटलाइजेशन। किसके थ्रू? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे। अब देखिए, अगर आप जैसे कर रहे हैं, आपके मान लीजिए मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपकी कंपनी, तो आप कॉस्मेटिक भी प्रिपेयर करते हैं, टेक्सटाइल भी प्रिपेयर करते हैं, मेडिसिन भी प्रिपेयर करते हैं। तो आपने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बना दिया कॉस्मेटिक का, एक डिपार्टमेंट बना दिया टेक्सटाइल का, एक डिपार्टमेंट बना दिया मेडिसिन का। अब कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, टेक्सटाइल अपना काम करेगा, मेडिसिन अपना काम करेगा। तो हम प्रोडक्ट बेस होकर, जब हम प्रोडक्ट बेस होकर डिपार्टमेंट बना रहे हैं तो उसे डिविजनल डिपार्टमेंट कहेंगे। और जब हम फंक्शन के बेस पर डिपार्टमेंट बना रहे हैं, यानी सेल हो सकता है, परचेज हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, तो फंक्शन पे बेस होकर बना रहे हैं तो उसे हम फंक्शनल डिपार्टमेंटाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, आइडेंटिफाई किया फंक्शंस को कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है हमें। ठीक है, उसके बाद सिमिलर एक्टिविटीज़ को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट में डाइवर्ट किया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट किस सिमिलर एक्टिविटीज़ के लिए फॉर्म होंगे। तो इसमें हमने कौन सा चूज़ किया, फंक्शनल भी चूज़ कर सकते हैं और डिविजनल भी चूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूशन के नेचर पर कि आप कौन सा वाला डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेप हमारा है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, कि ड्यूटीज़ को असाइन करना है हमें कि किसकी क्या ड्यूटी होगी। क्योंकि अब तक हमने डिपार्टमेंट तो बना लिए, पर अब डिपार्टमेंट में
कौन हेड होगा, उसके अंडर कितने पर्सन वर्क करेंगे, तो हेड कौन होगा, उसके नीचे अंडर कितने पर्सन्स वर्क करेंगे, किसकी क्या पोस्ट होगी, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब चीज़ें डिसाइड करने का काम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में करते हैं। हम ये क्लियर करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, चाहे डिपार्टमेंट आपका फंक्शनल बेस हो, चाहे डिपार्टमेंट आपका डिविजनल बेस हो, उसमें हेड कौन होगा, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, ये डिसाइड करेंगे। उस हेड के अंडर में कितने पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, उनकी पर्टिकुलर क्या क्या ड्यूटीज़ होगी। तो ये डिसाइड करने का काम या ये असाइन करने को ही हम असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप है, तो हम ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे। क्योंकि सिर्फ वर्क डिसाइड करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें ये भी डिसाइड करना है कि किसी पर्सन को क्या ड्यूटी देनी है। ठीक है, इसमें देखिए डिटेल इसकी देखिए। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, each individual working in different departments is assigned a duty matching to his skills and qualification। यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन या टास्क को कंप्लीट कराने के लिए किस स्किल और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये भी हम डिसाइड करेंगे, और उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी असाइन करेंगे, इसको भी हम डिसाइड करेंगे। तो ये सब काम कर रहे हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में, कि हमें जो जो पोस्ट के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उन एम्प्लॉयज़ की जो नेमिंग होगी, उनकी पोस्ट की वो नेमिंग क्या होगी, और वो किस किस पोस्ट पे वर्क करेंगे, उसके लिए क्या क्या स्किल की ज़रूरत होगी, या फिर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, और उसके बाद उसको किन किन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होगा। ये सब चीज़ें डिसाइड करने का काम यहाँ पर हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा कि अभी हम स्टाफिंग का काम नहीं कर रहे, हम अभी एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ लेके नहीं आ रहे, अभी हम सिर्फ उनसे रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हमें उनके लिए क्या क्या डिसाइड करके रखना है। क्योंकि जब हम स्टाफ लेकर आएंगे उससे पहले हम उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कितनी एक्टिविटीज़ है, हर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन का पर्सन चाहिएगा, और उसकी पोस्ट का नाम क्या होगा, और उसकी ड्यूटीज़ क्या होगी। ये सब डिसाइड करना ही असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। असाइन ड्यूटी असाइन करना ही इनफ नहीं है, क्या बनानी पड़ेगी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने जो ड्यूटी दी है उसकी रिपोर्ट कौन करेगा, उसको चेक कौन करेगा, वो किसको जाकर अपनी आंसर देगा कि मैंने इतना वर्क किया है। After grouping the activities in different departments, the employee have to perform the job, and to perform the job every individual needs some authority, कुछ authority चाहिएगी। So the fourth step of organizing process, all the individual are assigned some authority matching to the job they have to perform. The assignment of authority results in creation of superior subordinate relationship, and the question of who report to whom is clarify। मेन और इम्पॉर्टेंट लाइन यही है कि जब हम यहाँ पर ड्यूटीज़ असाइन कर देंगे तो उसके बाद हम लोगों की अथॉरिटीज़ भी डिसाइड करेंगे कि ये सुपीरियर है और इसके नीचे ये सबॉर्डिनेट वर्क करेगा, तो इसकी ये ड्यूटी है, इस सबॉर्डिनेट की ये ड्यूटीज़ है, और वो किसे रिपोर्ट करेगा, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो सुपीरियर को रिपोर्ट करने का मतलब हो गया सुपीरियर के पास क्या है, अथॉरिटी है, किसको वर्क कराने की, सबॉर्डिनेट से वर्क कराने की, और सबॉर्डिनेट रिपोर्ट किसको देगा, वर्क करके सुपीरियर को देगा। तो ये जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन हुई है, ये जो रिलेशनशिप हमने क्रिएट करी है, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप क्रिएट हुई है उसी को हम कहते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि जो सुपीरियर है वो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, और सबॉर्डिनेट उसके दिए हुए ड्यूटीज़ और ऑर्डर को परफॉर्म करके उसको रिपोर्ट करेगा, उसे आंसर देगा, और सुपीरियर उसको चेक करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन हुई है उसी को हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए, आपको जब भी कोई वर्क देते हैं तो वर्क जब तक चेक नहीं होता आप ढंग से नहीं करते हैं ना। अगर आपको पता चल जाए कि मैम वर्क चेक नहीं करेंगी, तो
तो आप क्या करेंगे, आराम से अपनी मर्जी से काम करेंगे, कभी गलत भी करेंगे, कभी सही भी करेंगे और कभी कभी नहीं भी करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे आप लोग। सच बोल रही हूँ ना मैं। तो देखिए, इस तरीके से एक एम्प्लॉय को सिर्फ ड्यूटी देना ही इनफ नहीं होता, एम्प्लॉय के लिए रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करना भी रिक्वायर्ड है, ताकि इस बात की चेकिंग हो सके कि जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ दी है क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो इसी स्टेप को बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये आज का हमारा था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन किया कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, किस पे बेस होकर, डिवीज़न ऑफ वर्क पे बेस होकर। फिर हमने उन सब एक्टिविटीज़ का डिपार्टमेंटलाइजेशन किया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में डाइवर्ट किया, सिमिलर एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में हमने डाल दिया। डिपार्टमेंट चाहे हमने फंक्शनल लिया हो चाहे डिविजनल लिया हो, उसके बाद हमने सबकी ड्यूटीज़ असाइन करी कि कौन किस स्किल के अकॉर्डिंग और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग है और उसकी क्या पोस्ट का नाम होगा और क्या उसकी ड्यूटीज़ होगी, ये हमने डिसाइड की। और लास्ट हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन करी कि कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा, सुपीरियर के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होंगी ताकि वो सबऑर्डिनेट से एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म करवा सके। तो ये जो प्रोसेस था ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप तो 4 ही हैं पर आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और होगा तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, या मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, वो देखिए। फर्स्ट, बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। आपको ध्यान है प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में हमने अभी डिवीज़न ऑफ वर्क और आइडेंटिफिकेशन किया था। क्या मतलब, यानी हमने स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल पर्सन को अपॉइंट करने की बात सोची कि टास्क को हमने पूरा एक साथ करवाने के बजाय छोटी छोटी टास्क में डिवाइड किया और हर टास्क को किससे करवा रहे हैं, एक स्पेशलिस्ट से करवा रहे हैं। तो किसके बेनिफिट मिलेंगे हमें, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलेंगे। किसकी वजह से मिलेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करने की वजह से मिलेंगे। सेकंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप कि कौन सुपीरियर है और कौन उसका सबऑर्डिनेट है, हमने क्लियर कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में सबको क्लियर है कि मेरा सुपीरियर कौन है और मुझे किसको आंसर करना है, किसको रिपोर्ट करनी है। तो रिलेशनशिप जो है, वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें क्लैरिटी लेकर आता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि क्लैरिटी रहती है कि किसको, एक चाउस नहीं रहता कि मुझे कौन ऑर्डर देगा और मैं किसको रिपोर्ट करूँ, ये सब नहीं होता है। थर्ड देखिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो मैनेजमेंट के एवरी प्रोसेस की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैनेजमेंट का हर फंक्शन क्या चाहता है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करना चाहता है। सो दैट ये इम्पोर्टेंस तो आप रट के रख लीजिए, हर फंक्शन में इम्पॉर्टेंस में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आएगा कि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ पॉसिबल हो सके। स्किल के अकॉर्डिंग लेबर को या एम्प्लॉयज़ को रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाए ताकि गोल्स को प्रॉपरली अचीव किया जा सके और रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, अडॉप्शन ऑफ चेंज। आपका ऑर्गेनाइजेशन जितना स्ट्रांग बनेगा, आप जितनी बढ़िया स्किल वाले लोगों को, क्वालिफिकेशन वाले लोगों को लेकर आएंगे, आपको एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को अडॉप्ट करना उतना ही इजी होगा। अगर आप बहुत अच्छी ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह डिसाइड करते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से पहले ही डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस को अडॉप्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा और आपके एम्प्लॉयज़ इतने क्वालिफाइड और इतने एक्टिव होंगे कि वो चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है चेंजेस को अडॉप्ट करने से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रॉपरली वर्क होना, ऑर्डर्स टाइमली आ रहे हैं, प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली हो रही है, रिपोर्टिंग प्रॉपरली हो रही है। ये सब काम तभी हो सकता है जब आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जहाँ आपने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्लियरली मेंटेन करके रखी है, क्लैरिफाई करके रखी है। वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और हर काम सिस्टमैटिकली और प्रॉपरली होता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जितना अच्छा आपका ऑर्गेनाइजिंग होगा, आपको एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को ग्रोथ करना और एक्सपेंड करना उतना ही इजी होगा। आपके डिपार्टमेंट जितने स्ट्रॉन्ग है, आपको नए डिपार्टमेंट बनाने में उतनी ही आसानी होगी और ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में उतनी ही आसानी होगी। तो आपकी एक्सपेंशन और ग्रोथ में भी हेल्प करता है
ऑर्गेनाइजिंग। एंड लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखिए, जब किसी पर्सन को उसकी स्किल के अकॉर्डिंग हम जॉब देते हैं तो वो डे बाय डे और ज़्यादा फर्निश होता जाता है, और ज़्यादा अच्छा होता जाता है, एक्सपर्ट होता जाता है। तो एक पर्सन एक डिपार्टमेंट में अच्छी जगह, अच्छी पोस्ट पर, जहाँ पर उसको अच्छे से वर्क स्पेशलाइज होकर करने को मिल रहा है, वहाँ वो खुद को भी डेवलप करता है, क्योंकि एवरीडे उसे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऑर्गेनाइजिंग किस में हेल्प करता है? पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, ठीक है, पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय। तो ऑर्गेनाइजिंग एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में, यानी उनको और अच्छा ट्रेन करना, उनकी स्किल को डेवलप करना, उनके कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, तो इसमें भी उनको हेल्प करता है, उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आज आपका टॉपिक हुआ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड 3 टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने को मिलेगा। होप करती हूँ आपको समझ आया होगा इस वीडियो में। कोई भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।